नाम के साथ परिचय दे दीजिए ना। देवेंद्र नाथ चंपिया, धन्यवाद। पूर्व संचालक महोदय। डिप्टी स्पीकर बिहार विधानसभा। यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? हम आदिवासी पर क्या कानून लागू होगा, क्या नहीं लागू होगा, इसका एक पृष्ठभूमि हम बहुत संक्षिप्त में आप लोगों को बताते हैं। आदिवासी पर कॉमन लॉ एप्लीकेबल नहीं, सामान्य कानून एप्लीकेबल नहीं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ये चला है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में ये चिंतन मनन किया गया है, इस देश में कौन सा ऐसा समुदाय है जो अपनी रूढ़ी प्रथा दसमरी लॉ के तहत सुशासित शांति व्यवस्था है। तब उन लोगों ने देखा केवल आदिवासी समाज ही ऐसा है जो अपनी रूढ़ी प्रथा से सुशासित है, सुशासन है, शांति व्यवस्था है। अगर रूढ़ी प्रथा से वहाँ शांति है, सुशासन है, वहाँ ऊपर से कानून को लाद देंगे, बदलेंगे, तो वहाँ शांति व्यवस्था को बिगाड़ना है। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने आदिवासी इलाका को नॉन रेगुलेशन विधि वैध क्षेत्र घोषित किया। विधि वैध क्षेत्र किसको बोलते हैं? जब पार्लियामेंट असेंबली द्वारा इनेक्टेड एक्ट को लागू नहीं किया जाता है। उसी समय से हम लोगों की रूढ़ी प्रथा को मान्यता मिली है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में भी रूढ़ी प्रथा के तहत आदिवासी एरिया को दो भाग में बांटा गया, होली एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ, बहुत हम शॉर्ट में बता रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में भी हम आदिवासी एरिया को दो भाग में बांट दिया। कॉमन लॉ का एप्लीकेबल से बाहर रख करके वहाँ भी एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। और जब संविधान बना आजादी के बाद हम लोगों को एक्सक्लूडेड एरिया कॉमन लॉ से कॉमन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, उस क्षेत्र में नॉन रेगुलेशन एरिया में रखने के लिए संविधान के आर्टिकल 13(3) क में लिखा है, जिसको मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। वो फंडामेंटल राइट्स में लिखा है अनुच्छेद 13(3) क में कि रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। आगे लिखा है अंडर आर्टिकल 368 संसद द्वारा संविधान में किया गया संशोधन भी आर्टिकल 13 को प्रभावित नहीं कर सकता। तब ऐसी स्थिति में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आर्टिकल 44 उसमें तो स्पष्ट नहीं है, इतने लिखा है कि समाज नागरिक संहिता बनाने का राज्य सरकार केंद्र सरकार प्रयास करेंगे। लेकिन कहा है कि संशोधन करके भी आर्टिकल 13 को प्रभावित नहीं करेगा, रूढ़ी प्रथा को प्रभावित नहीं करेगा। तो ये यूसीसी लॉ बना करके संहिता बना करके ये आर्टिकल 13 को प्रभावित करने का कैसे प्रयास कर रहा है? ये संविधान के विरोध होगा, इसीलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। और साथियों, जब संविधान बना, संविधान में भी हम लोग को रूढ़ी प्रथा के तहत रखा है, कॉमन लॉ एप्लीकेबल नहीं है। जब संविधान में पंचायत को लेकर के संशोधन हुआ, पार्ट 9 संविधान का जो पंचायत है उसमें स्पष्ट लिखा है आर्टिकल 243M में इस भाग की कोई बात, मतलब इसी भाग में जो पंचायत का प्रावधान किया गया है उसका कोई बात अनुच्छेद 244(1) और 244(2) में लागू नहीं होगा। मतलब संविधान के तहत जो पंचायत का प्रावधान किया गया है वह शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा। ये हम लोग का संविधान में लिखा है। उसके बाद ना संविधान के तहत पंचायत लागू नहीं करके बाद में पेशा बना दिया है। वहाँ भी क्या लिखा है संविधान में कि यदि संसद अपवाद उपंतरणों के अधीन रहते हुए शेड्यूल एरिया के नाम पर पंचायत से संबंधित कोई कानून अलग से बना देगा, वही कानून शेड्यूल एरिया में लागू होगा। तब हम लोग का पैसा बना। हम बहुत लंबा नहीं बोल रहे, खाली 3 पॉइंट करके बोल रहे हैं। तो साथियों, ये संविधान में भी कॉमन लॉ हम लोग पर एप्लीकेबल नहीं किया है।
तो इसी स्थिति में ये यूसीसी बना करके हम लोग पर ये केवल लागू होगा। उसके बाद और जो संविधान में हम लोग का 25वीं अनुसूची है उसमें कॉमन लॉ एप्लीकेबल नहीं। 25वीं अनुसूची हम लोग का आधारित है रूढ़ी प्रथा पर, रूढ़ी प्रथा पर आधारित है 25वीं अनुसूची। अगर उसको हम लोग गौर से पढ़ेंगे, इसीलिए 25वीं अनुसूची में साफ लिखा है संसद या विधानसभा द्वारा पारित कोई भी अधिनियम तब तक लागू नहीं होगा जब तक गवर्नर उसको नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा। कोई नया कानून शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा। उसमें भी कहा है गवर्नर टीएससी से परामर्श करेगा, नया जो कानून बन के आया है उसको लागू करने से क्या शेड्यूल एरिया के आदिवासियों को नापा होगा या नुकसान होगा। इस संबंध में राय मशविरा करके टीएससी अगर सहमति दे देगा इस कानून को लागू करने से कोई हानि नहीं होगी। जब गवर्नर नोटिफिकेशन जारी करके ही लागू कर सकता है। ये हम लोग का रूढ़ी प्रथा के साथ ही रूपांतरणों के अधीन रहते हुए कोई भी कानून हम लोग के यहाँ लागू हो सकता है, ये संविधान में प्रावधान किया गया है। और उसी के साथ रूढ़ी प्रथा को जो स्थान हम लोग का दिया गया है CNT एक्ट को अगर देखिएगा सेक्शन 76 में रूढ़ी प्रथा को संरक्षण किया गया है। उसमें स्पष्ट लिखा गया है यदि शेड्यूल एरिया में CNT एक्ट के तहत विधि में कई विरोधाभास हो, वैसी स्थिति में वहाँ कस्टमरी लोग का अपहरण, कानून का वहाँ कोई मान्य नहीं होगा। वहाँ जो कस्टमरी लोग वही उसी का अपहरण होगा और उसी के साथ उसका फैसला किया जाएगा। ये हम लोग का ये CNT एक्ट में भी प्रावधान किया गया। और साथियों जो कॉमन लॉ है जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये कॉमन लॉ है। इंडियन सक्सेशन एक्ट से हम आदिवासियों को अलग कर दिया है। इंडियन सक्सेशन एक्ट आदिवासियों पर लागू नहीं होगा क्योंकि उनकी विधि है जो मान्यता प्राप्त है रूढ़ी प्रथा, रूढ़ी प्रथा के साथ ही उन लोग का जो सक्सेशन है उस आधार पर उन लोग का सक्सेशन लागू होगा। उसी तरह से हिंदू मैरिज एक्ट है उससे भी हम आदिवासियों को अलग कर दिया। यानी कहने का मतलब है जब कॉमन लॉ समान अधिनियम आदिवासियों पर लागू नहीं होगा, अगर समान अधिनियम को आदिवासी समाज में लागू करते हैं तो रूढ़ी प्रथा पर विपरीत असर पड़ेगा। इसीलिए कॉमन लॉ को, सामान्य कानून को सीधे लागू नहीं किया जा सकता है। ये संविधान में हम लोग की व्यवस्था है। मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक आखिरी बात करूंगा कि जिन लोग कॉमन लॉ कानून बना करके जिन लोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है, प्रशासित करने का प्रयास किया गया, क्या उनके कानून जो बनाया गया उनके लिए वो कानून से उन लोग नियंत्रित है, शासित है? नहीं है। जैसे बताते हैं इंडियन पेनल कोड, जो क्राइम करेगा उसको सजा मिलेगी, कानून बना दिया है। लेकिन जो कानून के तहत रहने वाला ही बड़ा क्राइम कर रहा है, देश की संपत्ति को बैंक से लूट करके बाहर कर रहा है, कितना बड़ा क्राइम कर रहा है, कितनी बड़ी डकैती कर रहा है, देश विरोधी काम कर रहा है। जिन लोगों के लिए इंडियन पेनल कोड, उन लोगों के लिए, और जिन लोगों पर रूढ़ी प्रथा है उन लोग क्या बड़ा सा देशद्रोही हुआ? क्या बैंक का पैसा लेके भाग गया? क्या देशद्रोह के काम में कुछ गलत काम किया है? ऐसा कुछ नहीं। उसी तरह से जो हिंदू मैरिज एक्ट बना है, शादी किस तरह से होगी, किस तरह से समाज पर कंट्रोल होगा, उस पर ये प्रावधान किया गया है, व्याख्या की गई है। मौजूद हिंदू समाज में शादी के बाद क्या घटना नहीं घटती है? एक से शादी किया, वो पत्नी का मर्डर किया, उसके बाद दूसरी शादी करेगा, उसे भी दहेज में अगर उसको संतुष्टि नहीं मिली तो उसका भी मर्डर कर देता, उसके बाद तीसरी से शादी करेगा। ये दहेज के लोभ में कानून जिसके लिए बना हुआ है, कानून से वो शासित नहीं है, नियंत्रित नहीं है। कितना क्राइम हो रहा है, कितना बहु लोगों की हत्याएं हो रही है। लेकिन आदिवासी समाज में रूढ़ी प्रथा के साथ शादी होती है, क्या बहु लोगों का कहीं मर्डर होता है? ऐसा कहीं आपको ये उदाहरण नहीं मिले। और आदिवासी समाज में तलाक सिस्टम नहीं है। तलाक सिस्टम अगर है तो एक दूसरे से बात करके हम तुमको पसंद नहीं करते, हम घर हैं। महिला अगर अपने पति को पसंद नहीं किया, गुस्सा होकर के अपना मायके चली जाती, मायके में उसको महान सम्मान मिलता है। लेकिन और समाज में क्या है,
घर से निकलती है पालकी और ससुराल से निकलती है आरती। हम लोग के समाज में वैसा नहीं है। अगर शादी होती है या लव मैरिज से शादी कर लेता है और अगर वह विधवा हो जाती है तो परिवार के लोग, समाज के लोग उसको मान सम्मान देते हैं। पति की सारे संपत्ति पर उनका पूर्ण अधिकार होता है। ये आदिवासी समाज है, ये रूढ़ी प्रथा के तहत यह अधिकार है। और क्या कानून बना हुआ है, कानून बनने के बाद कितना मर्डर होता है, वैसा हम लोग के समाज में नहीं है साथी। इसीलिए हमारा ये कहना है, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। और एक चीज इस संविधान की बात करके, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये ऐसा संविधान का कोई खड़ा उपबंध नहीं है। और हम लोग का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 13। क्या फंडामेंटल राइट्स को खत्म करके इस तरह का कानून बनाया जा सकता है? आदिवासियों पर जबरदस्ती ये रूढ़ी प्रथा को खत्म करके कॉमन लॉ को लागू किया जा सकता है? ये लागू नहीं होना चाहिए। इसका इसलिए साथियों, अगर यूसीसी बनता है उसको उस तरह से लागू किया जाए जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट में स्पष्ट लिखा है, आदिवासियों को इंडियन सक्सेशन एक्ट से मुक्त किया जाता है, उन लोगों पर लागू नहीं होता है। अगर यूसीसी एक्ट बनता है, कहीं से भी बनता हो, अगर उसमें उस तरह का प्रावधान हो कि यूसीसी के दायरे में आदिवासियों को रखा नहीं जाएगा, वह मूल से चला आ रहा रूढ़ी प्रथा के साथ ही आदिवासी समाज में शासन व्यवस्था, शादी व्यवस्था, संपत्ति बंटवारे की व्यवस्था रूढ़ी प्रथा के तहत ही होगा। ऐसा अगर कर देगा, हम लोग को यूसीसी के दायरा से बाहर रखेगा, तो यूसीसी का हम लोग विरोध नहीं करते। लेकिन यूसीसी के अधीन अगर हम लोग को रखेगा, हम लोग उसका निश्चित रूप से विरोध करेंगे। साथियों, बहुत समय हो गया, हम बहुत कुछ लंबा कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन काफी लंबा समय हो गया और मैंने प्यास से भी कंठ सूख रहा है, बोलने में कुछ दिक्कत भी हो रही है, इसीलिए मैं अधिक नहीं बोलूंगा। लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग की एकता बने रहे, इसका हम लोग विरोध करते रहे, सरकार को मजबूर करे, हम लोग को यूसीसी से बाहर रखे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। सबको मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद, जोहार। पूर्व बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष देवनाथ चांपिया जी।